So in this video, we are going to discuss another topic that is biology. बायोलॉजी को आज हम पढ़ने वाले हैं और इसके अंदर हम देखेंगे कि हमारे कैसे क्वेश्चन बायोलॉजी के अंदर पूछे जाते हैं। तो जब आप पीवाई को इसको देखते हो, एनालाइज करते हो, तो आपको पता लगता है कि जो आपके बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी स्टैटिक होते हैं और काफ़ी टू द पॉइंट होते हैं। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आइए आज हम बायोलॉजी को पढ़ते हैं और समझते हैं कि बायोलॉजी आखिर है क्या। तो बायोलॉजी जो है वो ब्रांच ऑफ साइंस है, मतलब कि साइंस की वो ब्रांच को हम बायोलॉजी कहते हैं जिसके अंदर हम डिफरेंट एस्पेक्ट को पढ़ते हैं अबाउट द लिविंग बीइंग। यानी कि जो भी हमारे लिविंग बीइंग है उनके बारे में, उनके एस्पेक्ट के बारे में अगर आप अलग अलग चीज़ों को पढ़ते हो, उनकी चीज़ों को डील करते हो, तो उसके ही हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। अब ये जो टर्म बायोलॉजी है ना, ये किसके द्वारा दी गई थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और पूछा गया भी है पीवाईक्यू पे। तो ध्यान रखिएगा कि जो टर्म बायोलॉजी है ये लैंडमार्क के द्वारा और जो हमारे ट्रेवेनरस है उनके द्वारा ये दिया गया था। तो जो लेवार्क हो गए और जो हमारे ट्रेवेनरस हो गए, इनके द्वारा 1802 में ये जो टर्म बायोलॉजी है ये दी गई थी। अब जो हमारी बायोलॉजी है ना, इसके 3 ब्रांचेस होते हैं। अब ये जो 3 ब्रांचेस होते हैं जिनको हम जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, ये क्या होते हैं आपको बता देता हूँ। देखो, जूलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं कि जानवरों के बारे में पढ़ते हैं। बॉटनी के बारे में, मतलब बॉटनी के अंदर हम क्या करते हैं, पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं। और जो माइक्रोबायोलॉजी होती है इसके अंदर हम छोटे छोटे जीव जंतु या फिर पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं, लाइक अमीबा एंड ऑल थिंग्स। तो आपको क्या पता लगा, आपको ये पता लगा कि बायोलॉजी है क्या। बायोलॉजी हमारी उस साइंस के ब्रांच को कहते हैं जिसके अंदर हम किसी भी लिविंग थिंग के बारे में पढ़ते हैं। जो ये बायोलॉजी टर्म है ये दी गई थी लेमार्क एंड ट्रेवेनर्स के द्वारा 1802 के अंदर। जो हमारी बायोलॉजी है इसकी 3 ब्रांचेस होती हैं, जूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। बाकी सारी चीज़ें आपको पता है। अब देखो, फादर ऑफ वेरियस ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, यानी कि जो आपकी बायोलॉजी है इसके अंदर जो अलग अलग ब्रांचेस हैं उनके फादर के नाम आपसे पूछ ले जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो बायोलॉजी के फादर हैं वो किसे कहा जाता है, तो एरिस्टोटल। ये जो हमारे हैं एरिस्टोटल, इनको हम फादर ऑफ द बायोलॉजी कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि बायोलॉजी का टर्म जो है वो बायोलॉजी किसने दिया था, अभी हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं, लेमार्क ने दिया था और ट्रेवेनरस ने दिया था। बट जो हमारी बायोलॉजी है इसको बायोलॉजी के फादर किसे कहा जाता है, तो एरिस्टोटल को कहा जाता है। जो हमारी जूलॉजी है इसके फादर किसको कहा जाता है, ये भी हमारी एरिस्टोटल को कहा जाता है। जो हमारी बॉटनी है इसका फादर किसे कहा जाता है, तो इसे थियोफ्रटस को जो है इसका फादर जो है वो कहा जाता है। तो थियोफ्रटस ये जो हमारे हैं वो फादर हैं बॉटनी के। ऐसे जो जेनेटिक्स हैं इसके फादर कौन है, तो जीजे मेंडल जो हैं, जिनको आप जॉर्ज मेंडल भी कई बार कह लेते हो, तो ये हमारे जेनेटिक्स के फादर हैं। ऐसे जो साइटोलॉजी है जिसमें हम सेल्स की स्टडी करते हैं, तो इसके फादर कौन है, इसके फादर हमारे रॉबर्ट हुक हैं। इसके अलावा देखोगे तो माइक्रोबायोलॉजी, इसके फादर कौन है, तो इसके फादर हैं हमारे पास्टियर। इसको आप ध्यान रखेंगे। तो इनसे क्वेश्चन आपके कई बार पूछे गए हैं। अब आते हैं, हम पढ़ते हैं थोड़ा बहुत सेल के बारे में। तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शन एंड बायोलॉजिकल यूनिट। ये क्वेश्चन आपके अगर देखोगे ना तो बीपीएस एग्जाम में भी पूछा गया था। तो पूछा गया कि जो सेल है उसे हम क्या कहते हैं, तो सेल को हम बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट भी कहते हैं, जो कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। अब हम बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि जीवित हैं, जिनके अंदर प्राणवायु जो है वो निवास करती है। सबसे पहले हम बात करते हैं टैक्सोनॉमी की। टैक्सोनॉमी क्या है, तो टैक्सोनॉमी डील करता है विद द आइडेंटिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को आप क्लासिफाई करते हो, उसका नामकरण करते हो, तो वो किस साइंस के अंदर किया जाता है, किस स्टडी के अंदर किया जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी क्या है, इस चीज़ को आप अब ध्यान रखेंगे कि इसके अंदर हम नॉर्म रखते हैं जो भी हमारे ऑर्गेनिज्म है उनका। आते हैं जो हमारे बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर है, उसको किसके द्वारा प्रपोज किया गया था, ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा कि जो बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर है ये आपके लाइनस के द्वारा जो है 1753 में कार्लस लाइनस के द्वारा क्या किया गया था, प्रपोज किया गया था। अब हम पढ़ते हैं 5 किंगडम सिस्टम, यानी कि जो हमारा 5 किंगडम सिस्टम है जिसको आर.एच. विटकर ने 1969 में दिया था। इसके अंदर क्या कहा था, इन्होंने 5 तरीके के ऑर्गेनिज्म जो है वो बताए थे, जिनमें एक को बताया था मोनेरा, दूसरे को बताया था प्रोटिस्टा, तीसरे को फंगाई, फिर प्लांटी और एनिमिलिया। पूछ लेगा आपको ऑप्शन देके कि इनमें से कौन सा आर.एच. विटकर के द्वारा बताए गए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का पार्ट नहीं है। तो जो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी और एनिमिलिया को छोड़ के होगा वो उसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब देखो, किंगडम मोनेरा के बारे में
पढ़ेंगे, किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे, किंगडम फंगाई के बारे में पढ़ेंगे, किंगडम प्लांटी के बारे में पढ़ेंगे और किंगडम एनिमिलिया के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारे मोनेरा होते हैं इनके अंदर हम क्या करते हैं, मोनेरा के अंदर आप बैक्टीरिया को पढ़ते हो और इसके अंदर आप प्रोकैरियोटिक सेल्स को पढ़ते हो। देखो प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, जब आप बायोलॉजी अच्छे से पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि आप जो सब पढ़ते हो ना इसके अंदर में बैक्टीरिया दो तरीके के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक होते हैं, एक यूकैरियोटिक होते हैं। जो यूकैरियोटिक होते हैं वो थोड़े एडवांस वाले होते हैं, बट जो हमारे प्रोकैरियोटिक होते हैं ये थोड़े ओल्ड लेवल के बैक्टीरिया होते हैं। ऐसे ही जब आप प्रोटिस्टा को पढ़ते हो तो इसके अंदर आप यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक जैसे कि अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हो। तो कई बार इनके एग्जाम्पल से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे कि जो मोनेरा है ये प्रोकैरियोटिक के अंदर आता है, जो प्रोटिस्टा है यह आपका यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक के अंदर आता है, जिसके अंदर आप अमीबा एंड यूग्लिना को देखते हो। बट जब आप बात करते हो फंगाई की, तो फंगाई जो है ये ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक है और इसके अंदर आपको क्या पता लगता है कि ये हेटेरोट्रोपिक और ऑटोट्रोपिक दो तरीके के न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। तो जो हमारा हेटेरोट्रोपिक होता है, मतलब जो न्यूट्रिशन दो तरीके का फॉलो करते हैं, उनमें से जो हेटेरोट्रोपिक टाइप का न्यूट्रिशन फॉलो करता है वो आता है फंगाई के अंदर, और जो आपका फोटोट्रोपिक होते हैं, मतलब कि जो अपना खाना खुद बनाते हैं, दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहते, वो आते हैं प्लांटी के ऊपर। और इसके अंदर भी आप बहुत सारी चीज़ें देखोगे, यहाँ पर ये मल्टी सेलुलर होता है एंड यहाँ पर भी आप देखोगे तो जो आपका फंगाई है ये भी मल्टी सेलुलर होता है। अब हम बात करते हैं जो आपका किंगडम एनिमिलिया है उसकी। तो जो किंगडम आपका एनिमिलिया है इसके अंदर जितने भी यूकैरियोटिक हेटेरोट्रोपिक एनिमल हैं वो इसके अंदर क्या होते हैं, कहीं ना कहीं इंक्लूड कर लिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, आपको क्वेश्चन यहीं से पूछेगा कि कौन किसका पार्ट है, कौन फंगाई है, कौन प्लांटी है, कौन मोनेरा है, कौन प्रोटिस्टा है। तो जब मैं आपको जब क्वेश्चंस कराऊंगा तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें मैं आपको ऐड ऑन कर दूंगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। देखो वायरस की बात करते हैं, तो वायरस आप मेरे को बताना कि वायरस जो है वो क्या है। तो वायरस इज नॉन लिविंग थिंग और नॉन लिविंग, मतलब कि ये ऐसा भी नहीं है कि लिविंग थिंग है और ऐसा भी नहीं है कि नॉन लिविंग थिंग है। मतलब ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्शन जो होता है ना वो हमारे वायरस के अंदर देखने को मिलता है। तो दे आर द पैरासिटिक न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स दैट इज कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियाई, जिसके अंदर डीएनए एंड आरएनए जो है वो आपको नजर आते हैं। खैर आपको यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वायरस क्या है, तो आप ध्यान रखिएगा कि वायरस हमारा ना तो लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है, बल्कि इन दोनों का कहीं ना कहीं बीच का है वो, और वो कनेक्टिंग लिंक है इन दोनों के बीच का। अब देखो ह्यूमन बॉडी सिस्टम के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। ह्यूमन बॉडी सिस्टम इज केमिकली कंपोज्ड ऑफ वेरियस एलिमेंट, मतलब बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट से मिलकर के हमारी ह्यूमन बॉडी जो है वो बनी हुई है। यहाँ पर आप देखोगे तो अडल्ट ह्यूमन बॉडी इज अप्रोक्सीमेटली 57% ऑफ वाटर, यानी कि जो हमारी अडल्ट की बॉडी होती है ह्यूमन की उसके अंदर आपको 57% जो वाटर है वो देखने को मिलता है। मैक्सिमम मास ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज ऑक्सीजन, यानी कि जो हमारा मैक्सिमम मास है हमारी ह्यूमन बॉडी का वो है बाय द ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की वजह से। बट मोस्ट ऑफ द एटम्स इन द ह्यूमन बॉडी आर हाइड्रोजन, यानी कि जो हमारे मैक्सिमम मास है बॉडी की वो तो है ऑक्सीजन के द्वारा, बट जो हमारे मैक्सिमम एटम है हमारे शरीर के अंदर वो किसके बने हुए हैं, हाइड्रोजन के बने हुए हैं। अब देखो हम बात करते हैं टिश्यू की। तो टिश्यू क्या होता है, तो टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिंपल या फिर डिसिमिलर सेल ऑफ कॉमन ओरिजिन दैट परफॉर्म द सेम फंक्शन। तो अभी हमने ऊपर सेल पढ़ा था कि बेसिक स्ट्रक्चर होता है ये हमारे शरीर का। तो जब कई सारे टिश्यू बनते हैं, कई सारे सेल मिलते हैं तो वो टिश्यू बनाते हैं। तो टिश्यू क्या होता है कि कई सारे सेल जब आपस में मिलकर किसी एक सेम फंक्शन को परफॉर्म करते हैं तो उसे ही हम टिश्यू कहते हैं। अब देखो टिश्यू भी कई प्रकार के होते हैं जिन्हें हम पढ़ सकते हैं, बट यहाँ पर शायद हमें उतना डेप्थ में पढ़ने की नीड ना पड़े क्योंकि यहाँ से उतने डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। अब यहाँ पर हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। यह हमसे कहता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन सिस्टम इन ए ह्यूमन बॉडी आर, मतलब कि जो हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन सिस्टम आपको देखने को मिलते हैं। इसके अंदर आपको डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, मस्कुलर, स्केलेटल, रिप्रोडक्टिव, नर्वस एंड इंडोक्राइन सिस्टम जो है वो देखने को मिलते हैं। अगर मैं आपको क्लियर करूँ ना तो ध्यान रखना कि सबसे पहले आपकी बॉडी में आता है सेल, फिर कई सारे सेल जो है वो मिलकर के बनते हैं टिश्यू, फिर टिश्यू बनता है आपका ऑर्गन, फिर जो आपका ऑर्गन बनता है ये बनता है ऑर्गन सिस्टम, और जो ये ऑर्गन सिस्टम है वो फिर क्या करता है, ये आपकी फुल जो बॉडी है उसको कहीं ना कहीं बनाती है, या फिर इसको कहीं ना कहीं देखा जाता है फुल बॉडी के रूप में। तो इसी तरीके से हमारा होता है सबसे पहले सेल, फिर कई सारे सेल मिलकर बनेंगे टिश्यू, और कई सारे टिश्यू मिलकर के बनेंगे ऑर्गन, कई सारे ऑर्गन मिलकर के बनेंगे ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, हमारे बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम देखते हैं, जैसे हमारा पेट हो गया, हाथ पैर हो गया, ये सारी चीज़ें।
आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है कि ह्यूमन हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन ऑफ द मेसोडर्मल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे तो ये सिचुएटेड है बिटवीन द लंग्स एंड द थ्योरिक कैविटी। यहाँ से क्वेश्चन आपके नहीं पूछा जाता। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि एन एवरेज एडल्ट ह्यूमन हार्ट इज अबाउट 12 सेंटीमीटर, यानी कि जो एडल्ट का ह्यूमन का हार्ट है वो कितने सेंटीमीटर का होता है, तो 12 सेंटीमीटर का होता है। और जो इसकी वेट की रेंज होती है वो होती है 280 ग्राम से लेकर के 340 ग्राम तक। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो मेल के हार्ट का वेट होता है एज कंपेयर टू फीमेल हार्ट वो थोड़ा ज़्यादा होता है, वो थोड़ा मैक्सिमम होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अब देखो ह्यूमन बॉडी एट अ ग्लांस की हम बात करते हैं, मतलब एक ग्लांस के अंदर हम ह्यूमन बॉडी को देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखोगे कि टोटल नंबर ऑफ मसल्स इन द बॉडी कितनी होती हैं हमारी टोटल बॉडी के अंदर मसल, तो ये होती है 639। ऐसे ही पूछा जाएगा टोटल नंबर ऑफ बोन इन द ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल जो बोन होती है वो कितनी होती हैं, तो 206 हमारी हड्डियां होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर, जो कि आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है। इसके अलावा जो आपकी सबसे लॉन्गेस्ट बोन है वो कौन सी है, जो आपकी फीमर, जो कि आपकी थाई की बोन है वो होती है। स्मॉलेस्ट बोन जो होती है, जो कि आपके कान की बोन होती है, जिसको हम स्टेपी बोलते हैं, वो हमारी होती है। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी कौन सी है, तो सबसे बड़ा ऑर्गन हमारे ह्यूमन बॉडी का है वो है स्किन। नंबर ऑफ सेल इन अ बॉडी, तो बॉडी के अंदर कितने सेल पाए जाते हैं, तो 75 ट्रिलियन यानी कि 75 ट्रिलियन सेल जो है हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। वेट ऑफ द ब्रेन कितना होता है, तो 1424 ग्राम का जो वेट होता है वो हमारे ब्रेन का होता है। इसके अलावा अगर आप बात करोगे तो जो आपका ब्लड प्रेशर होता है, जो बीपी होता है, वो नॉर्मल कितना होता है, तो 120 से 80। यह क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में कई बार देखने को मिला होगा। इसके अलावा जो आपकी ब्लड वॉल्यूम है वो कितनी होती है, तो 6.8 लीटर से लेकर के 6.8 लीटर होती है अगर किसी का वेट जो है वो 70 किलो है तब। ठीक है, ये बेसिकली एक एक्चुअल है जो कि बीएमआई के अकॉर्डिंग होती है। अब यहाँ पर आप देखोगे ब्लड प्लेटलेट्स, तो आपके अंदर जो बॉडी है उसके अंदर आपके ब्लड प्लेटलेट्स कितने होने चाहिए, तो 2 लाख से 4 लाख पर क्यूबिक एमएम होनी चाहिए। यूनिवर्सल ब्लड डोनर कौन होता है, तो ओ जिसका भी ब्लड ग्रुप है वो डोनर है, मतलब किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है। जो यूनिवर्सल ब्लड रिसेप्टर है वो कौन है, तो जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है वो किसी भी ग्रुप के ब्लड को रिसीव कर सकता है। ब्लड क्लॉटिंग टाइम, जो आपका ब्लड जो है जब आपका हाथ कट जाता है, छिल जाता है, जब वहाँ से खून निकलता है तो वो कितने देर में रुक सकता है, तो नॉर्मल टाइमिंग जो है वो 2.5 मिनट होती है, मतलब 2 से 5 मिनट के अंदर आपका खून जो है वो रुक जाना चाहिए। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है वो आपका कितना होता है, तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के आप देखोगे तो अगर सेंटीग्रेड में देखो या अगर सेल्सियस में देखोगे तो ये 37 डिग्री सेल्सियस होती है। ऐसे ही लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड जो हमारी होती है वो कौन सी होती है, थायराइड ग्लैंड होती है। और लार्जेस्ट मसल इन द बॉडी कौन सी होती है, तो ये जो आपकी बटक की मसल है यानी कि ग्लैटिनस मैक्सिम, ये क्या है आपका लार्जेस्ट मसल इन द बॉडी है। ऐसे ही अगर आप देखोगे तो लार्जेस्ट रीजनरेशन पावर कहाँ पर होता है, तो ये आपके लीवर के अंदर होता है। मिनिमम रीजनरेशन पावर कहाँ पर होती है, तो ब्रेन सेल के अंदर होती है। तो अगर आप कोई चीज़ याद नहीं कर पा रहे हो ना, तो इसका मतलब आपकी गलती नहीं है, वो आपकी ब्रेन की गलती है कि उसे वो रीजनरेट नहीं कर पा रहा। अब देखो मिनिमम डिस्टेंस फॉर द प्रॉपर विजन ये कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है, जहाँ से आपको प्रॉपर कोई चीज़ दिखती है। जो आपकी पल्स रेट होती है वो कितनी होती है, तो 72 टाइम्स होती है पर मिनट। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अब देखो ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम की हम बात करेंगे, तो यहाँ से देखो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो स्टैटिक पूछे जाते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं पढ़नी है। रेस्पिरेशन क्या होता है, देखो एक होती है ब्रीदिंग, एक होती है रेस्पिरेशन। तो ब्रीदिंग क्या होती है, ये बिल्कुल फिजिकल प्रोसेस होता है, मतलब आपने सांस लिया सांस छोड़ा तो इसको बोलोगे ब्रीदिंग। लेकिन आपने सांस लिया फिर वो सांस अंदर गया, फिर आपके अंदर जो बॉडी के अंदर है वहां पर क्या होता है, कुछ रिएक्शंस होते हैं, फिर आपको एनर्जी मिलती है, तो वो चीज होती है आपकी रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या होता है कि जिसके अंदर आपको केमिकल रिएक्शन के बाद आपको जब एनर्जी मिलती है तो उसको आप रेस्पिरेशन बोलते हो। लेकिन जो आपकी ब्रीदिंग होती है उसके अंदर आपको कोई भी एनर्जी नहीं मिलती, बल्कि आप सांस लेते हो और सांस छोड़ते हो, बस इतना ही काम करते हो। देखो हमारी रेस्पिरेशन 2 तरीके से होती है, एक होती है एरोबिक, एक होती है एनारोबिक। जो एरोबिक होती है इसके अंदर हमें ऑक्सीजन की नीड होती है, जो एनारोबिक होती है इसके अंदर हमें ऑक्सीजन की नीड नहीं होती है। अब ये जो एरोबिक है ये कौन करता है भैया, ये ईस्ट करता है। जैसे कि आप देखोगे तो ग्लूकोज को जब ये तोड़ेगा तो यहाँ पर एथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और फिर यहाँ पर एनर्जी भी रिलीज होगी। और जो आपका एरोबिक
एरोबिक है वो कौन करता है, तो जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है वो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन करता है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा है मूवमेंट ऑफ एयर थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये क्वेश्चन आपसे सीडीएस के अंदर भी पूछा गया है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा हम ध्यान देके पढ़ लेते हैं कि जब आप रेस्पिरेशन करते हो तो कैसे आपकी जो एयर की मूवमेंट है वो होती है। तो सबसे पहले जो आपकी एयर है वो नॉस्ट्रिल में जाती है, फिर वो फारनेक्स में जाती है, फिर वो लारनेक्स में जाती है, फिर वो ट्रैकिया में जाती है, फिर वो ब्रोंकल्स में जाती है, फिर ब्रोंकी में जाती है, इसके बाद वो एलियोबली में जाती है, फिर ब्लड कैपिलरीज में जाती है, एंड देन फिर वो टिश्यू में जाती है। तो ये हमारे होते हैं। सबसे पहले आप याद कैसे करोगे कि आपने हवा नाक में लिया, नाक के बाद से वो आपके फारनेक्स में गई, और जो आपका फारनेक्स है उसके बाद ही आपके लारनेक्स में गई। लारनेक्स क्या है, तो जैसे गले के नीचे जहां से आपकी आवाज निकल रही है ना, जिसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। तो ये सब जानना, देखो यहाँ पर क्या है, जो फारनेक्स इसका मतलब होता है थ्रोट यानी कि गला, लारनेक्स हो गया वॉइस बॉक्स, ट्रैकिया हो गया विंड पाइप, जो आपकी जो विंड पाइप है जो कि हवा लेके जाती है अंदर वो है, ब्रैक्यूल्स इन एलियोबली, आई नो आप सबको पता ही होगा। तो इस तरीके से आपका मोमेंट ऑफ एयर जो है वो होता है। अब देखो रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ एनिमल, मतलब कि अलग अलग और एनिमल्स के अंदर अलग अलग तरीके का रेस्पिरेटरी सिस्टम भगवान ने दिया है, तो उसको हम पढ़ लेते हैं। जैसे कुछ लोग जो है वो लंग से सांस लेते हैं, मतलब उनका जो रेस्पिरेशन होता है वो होता है थ्रू द लंग। इसमें कौन कौन एनिमल है, तो जैसे जो रेप्टाइल्स हो गए या जो मैमल्स हो गए, ठीक है। अब मैमल्स और रेप्टाइल क्या होते हैं, यू वेरी वेल नो, कि आपको पता है कि रेप्टाइल क्या होते हैं और मैमल क्या होते हैं। तो ये लोग लंग से लेते हैं अपना सांस, ठीक है। ऐसे ही कुछ लोग ऐसे होता है, मतलब कुछ लोगों का मतलब कुछ एनिमल से है, कि कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो कि स्किन से अपने क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। जैसे कि फ्रॉग हो गया, अर्थवर्म हो गया, लीचेस हो गए, तो ये लोग स्किन के थ्रू करते हैं। कुछ होते हैं जो गिल्स के थ्रू करते हैं, जैसे कि फिशेस हो गई, टेडपोल्स हो गया, या फिर आपका प्रावंस हो गए। फिर ऐसे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि ट्रैकिया से करते हैं, जैसे कि आपका इंसेक्ट हो गए, सेंटीपेड्स हो गए, या फिर मिलीपेड्स हो गए। कुछ होते हैं जो बॉडी सरफेस से करते हैं, जैसे कि प्रोटोजोवंस, पोरीफेरा एंड कोलेंड्रेटा। फिर आते हैं कुछ लोग जो होते हैं वो बुक लंग से करते हैं, जैसे कि स्पाइडर एंड ये। फिर इसके बाद देखोगे तो बुक गिल से करने वाले भी हैं, जैसे किंग कोबरा हो गया, या फिर क्ले फिश हो गया, या फिर डॉल्फिन हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। बाकी कुछ होते हैं जो मेंटल मतलब करते हैं, जैसे कि मोलस्का हो गया। कुछ होते हैं जो एयर ब्लैडर के थ्रू करते हैं, जैसे कि लॉन्ग फिश हो गया, बोनी फिश हो गया, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। ऐसे ही आप इसको भी याद कर सकते हो, जैसे कि हमारी बर्ड जो है वो किससे करती है, वो भी लंग के थ्रू अपना रेस्पिरेशन करती है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन लंग के थ्रू करता है और कौन नहीं करता, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, कि जिसके अंदर से आपकी जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो पूरे आपके बॉडी में होता है। यहाँ पर दो तरीके के सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेंगे, एक होता है ओपन सर्कुलेटरी, एक होता है क्लोज सर्कुलेटरी। अब ओपन का मतलब क्या होता है, ओपन का मतलब होता है जहाँ पर जो आपका चीज़ है ना, जिसके लिए आपके लिए जो वेंस होती हैं वो नहीं बनी होती। सिंपल सी बात है, जहाँ पर आपका वेंस नहीं बना होता है ब्लड के सर्कुलेशन वगैरह के लिए, वो होता है ओपन सर्कुलेशन। और जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, आर्टरीज या वेंस, तो वहाँ पर होगा क्लोज सर्कुलेशन। इस चीज़ को ध्यान रखना। एक चीज़ मैं और बता दूं आपको, जो ओपन सर्कुलेटरी वाले एनिमल होते हैं ना, ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते। लेकिन जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम वाले एनिमल्स होते हैं ना, ये अपने बॉडी को टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मेंटेन कर लेते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे कि ओपन सर्कुलेटरी की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ से एग्जाम्पल पूछ लिया जाएगा, जैसे कॉकरोच हो गया, प्रोन हो गया, तो ये क्या हो गया, या फिर स्पाइडर हो गया। तो ये लोग क्या हो गए, ये आपके ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम को फॉलो करते हैं। जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम को फॉलो करते हैं उनके लिए एनालिडा हो गया, मोलस्का हो गया, या फिर जितने भी हमारे वर्टिब्रेट्स हैं वे आपके क्लोज सर्कुलेटरी को फॉलो करते हैं। जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, ये कंसिस्ट होती है, मतलब ह्यूमन के सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आप देखोगे तो हमारा हार्ट जो है वो पार्ट होता है, ब्लड जो है वो पार्ट होता है, और जो ब्लड वेसल्स हैं, जो रक्त वाहिकाएं हैं, जिसमें मैंने आपको आर्टरी या वेन्स के बारे में बताया, तो वो क्या होती हैं, वो इसके लिए जिम्मेदार होती हैं। हार्ट इज अ थिक मस्कुलर कॉन्ट्रेसाइल ऑटोमेटिक पंपिंग ऑर्गन ऑफ द ब्लड वस्कुलर सिस्टम। पता है आपको, इट इज अ न्यूली बर्न बेबी हार्ट बीट रेट इज अबाउट 140 पर मिनट। यानी कि जो न्यूली बेबी बर्न हमारा होता है ना, उसका जो हार्ट रेट होता है वो कितना होता है, तो 140 पर मिनट होता है, और नॉर्मल कितना होता है, 72 होता है, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप देख लेना कि विटामिन के टेक पार्ट इन द ब्लड क्लॉटिंग। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सा विटामिन है जो कि ब्लड के क्लॉटिंग में पार्टिसिपेट करता है, तो वो है आपका विटामिन के।
अब आगे आते हैं, पढ़ते हैं ब्लड के बारे में। देखो ब्लड आपका क्या है, तो ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। तो पूछ लेगा तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। इट कंपोज ऑफ ब्लड कार्पल्स एंड प्लाज्मा। ये किसका किसका बना होता है, तो ब्लड कार्पल्स एंड प्लाज्मा का ये बना होता है। इट इज स्लाइटली अल्कलाइन इन नेचर, यानी कि ये कैसा होता है, ब्लड कैसा होता है बताओ, एसिडिक होता है या बेसिक होता है, तो 7.2 क्या बताता है कि ये बेसिक होता है, बट स्लाइटली बेसिक होता है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं प्लाज्मा के बारे में। तो प्लाज्मा इज अ स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड स्ट्रेट स्लाइटली अल्कलाइन एंड एक्वस सोल्यूशन। इट फॉर्म अबाउट 55% ऑफ द ब्लड। तो यहाँ से आपकी तीन चीज़ें मिली जो कि आपको याद करनी है। सबसे पहले जो प्लाज्मा है ये अल्कलाइन होता है और ये एक्वस सोल्यूशन होता है, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर आप देखोगे तो जो आपका ह्यूमन ब्लड है उसके अंदर 55% जो पार्ट होता है वो प्लाज्मा का होता है। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि ब्लड में जो तीन चीज़ें पाई जाती हैं, जिसमें से आरबीसी देखोगे, डब्ल्यूबीसी देखोगे, तो इन चीज़ों के रहते हुए भी जो आपका सबसे मैक्सिमम पोर्शन होता है ब्लड के अंदर वो किसका होता है, तो प्लाज्मा का होता है, जो कि होता है 55%, ठीक है। अब आते हैं हम जिसका नाम होता है एरेंथ्रोसाइट। तो याद यहाँ से भी आपको रखना है कि जो आपकी आरबीसी है इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको एरेथ्रोसाइट हम बोलते हैं। एरेथ्रोसाइट्स इसे कहा जाता है आरबीसी को, जिसका मतलब होता है रेड ब्लड सेल। इसके अंदर जो ये रेड दिखता है ये इसलिए दिखता है क्योंकि यहाँ पर हीमोग्लोबिन पिगमेंट जो है वो प्रेजेंट होता है, जो इसे लाल रंग देता है। फिर इसके बाद आप देखोगे एट द फोटल स्टेज आरबीसी इज फॉर्म्ड इन लीवर एंड आफ्टर बर्थ इज फॉर्म इन द बोन मैरो। मतलब कि जब आप पैदा होते हो तब ये जो आरबीसी है वो कहाँ पर बनती है, आपके लीवर में बनती है, लेकिन जब आप बड़े हो जाते हो तब ये आपके बोन मैरो में बनती है। तो क्वेश्चन अगर पूछेगा कि जो आपकी आरबीसी है वो फॉर्म कहाँ पर होती है, तो बोन मैरो के अंदर ये फॉर्म होती है। इसके बाद देखो द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो एवरेज लाइफ स्पैन है आरबीसी का वो कितना होता है, तो 120 दिन का होता है। मतलब जो आप लाल रंग का खून देखते हो ना, ये 120 दिन के बाद ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है, फिर नया खून बनता है। तो 120 दिन के बाद आपकी आरबीसी का जो डेट है वो एक्सपायर होके खत्म हो जाता है। अभी हमने क्या पढ़ा था, आरबीसी को जिसका नाम था एरेथ्रोसाइट। अब हम पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी को जिसका नाम है ल्यूकोसाइट। ये नाम आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दिस आर द पार्ट ऑफ बॉडीज इम्यून सिस्टम। जो आपके ये डब्ल्यूबीसी है ना, ये आपके बॉडी की इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं। जब भी कोई इन्फेक्शन आपके ऊपर एजेंट होता है जो कि अटैक करता है, या फॉरेन सब्सटेंस आपके ऊपर अटैक करता है, तो उस समय ये जो ल्यूकोसाइट है ये आपको बचाता है, और आपको बचाने के अंदर ये आपकी हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं थोड़ा बहुत जिसका नाम होता है थर्बोसाइट। अब ये थर्बोसाइट को आप ना जनरली क्या बोलते हो, प्लेट्स बोलते हो, ठीक है। जैसे आपने प्लेटलेट्स पढ़ा ना कि 2 लाख से 4 लाख होने चाहिए, तो ये ऐसे ही जो हमारी थर्मोसाइट्स है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्लेट्स। और इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि जो ब्लड का कोगुलेशंस होता है, जो ब्लड क्लॉटिंग होती है वो विटामिन के वजह से होती है। लेकिन उसमें हेल्प कौन करता है, तो जो आपकी प्लेटलेट्स है वो उसमें हेल्प करती हैं कि जो आपका ब्लड है वो क्या हो सके, बहना बंद हो जाए, ठीक है, ब्लड की क्लॉटिंग हो जाए, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पर हम ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं, और पढ़ते हैं कौन डोनेट कर सकता है और कौन रिसीव कर सकता है। तो अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आपको डोनेट कौन कर सकता है, ए भी कर सकता है और ए बी भी कर सकता है। लेकिन आप रिसीव किसका करेंगे, आप रिसीव करेंगे ए का और सिर्फ ओ का, ठीक है। बट अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है तो आप किसको डोनेट कर सकते हो, बी को डोनेट कर सकते हो और ए बी को भी डोनेट कर सकते हो। लेकिन आप रिसीव सिर्फ और सिर्फ किसका करोगे, तो बी का करोगे और ओ का करोगे। ऐसे ही अगर आपका ब्लड ग्रुप ए बी है तो आप ए बी को क्या कर सकते हो, डोनेट कर सकते हो, बट आप रिसीव किसी का भी कर सकते हो। मतलब ए का भी कर सकते हो, बी का भी कर सकते हो, ए बी का भी कर सकते हो और ओ का भी कर सकते हो। अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ है तो आप डोनेट सभी को कर सकते हो, ए बी या फिर ओ, इन सभी को कर सकते हो, बट आप सिर्फ रिसीव करोगे ओ को। तो आपने क्या पढ़ा, आपने ये पढ़ा जो ब्लड ग्रुप ओ होता है ना वो डोनर होता है, और जो ब्लड ग्रुप ए बी होता है ये क्या होता है, रिसीवर होता है। तो उस चीज को आप यहाँ से याद रख भी सकते हो। अब हम पढ़ते हैं ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम को। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होती है, तो जैसे आप देखोगे कि जो हमारे बॉडी के अंदर जो वेस्ट होता है उसको जब हम रिमूव करते हैं तो वो किस सिस्टम के द्वारा करते हैं, तो हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा करते हैं। ये कभी सॉलिड, कभी लिक्विड या फिर कभी सेमी सॉलिड के रूप में बाहर आता है। अब आप देखोगे कि जो डिफरेंट एनिमल्स होते हैं इसके अंदर डिफरेंट टाइप के जो हमारे वेस्ट होते हैं वो निकलते हैं। कुछ के अंदर ये नाइट्रोजनस फॉर्म में होते हैं तो कुछ के फॉर्म में
कुछ के अंदर ये यूरिया के फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि डिफरेंट जो एलिमेंट हैं, डिफरेंट नाइट्रोजनस कंपाउंड जो हैं वो यहाँ से बाहर आते हैं। लाइक आप देखोगे तो अमोनिया इन प्रोटोजोवंस, यानी कि जो प्रोटोजोवंस हैं उनके अंदर ये जो वेस्ट आता है वो अमोनिया के फॉर्म में आता है। ऐसे ही जो आपकी स्पॉन्जेस हो गई, कोलेंट्रेटा हो गया और ये सारे लोग हो गए, इनके अंदर से कैसी आती है वेस्ट आपकी। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो स्पॉन्जेस हो गई, प्रोटोजोवंस हो गए, अमीबा हो गया, इनके अंदर से आपको ना अमोनियम टाइप का जो वेस्ट मटेरियल है वो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। सेम ऐसे अगर आप बात करोगे ह्यूमन की, तो ह्यूमन के अंदर से आपको यूरिया के रूप में वो चीज़ बाहर मिलती है। वेल हो गया, सील हो गया, फ्रॉग हो गया, यूरिक एसिड के रूप में ये क्या करते हैं, और बर्ड हो गया, ये भी यूरिक एसिड के रूप में अपने वेस्ट को क्या करते हैं, निकालते हैं, बाहर निकालते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो नाइट्रोजनस निकालते हैं अपना वेस्ट, जिसके अंदर आप पढ़ोगे अमोनिया निकलता है किसमें, जैसे प्रोटोजोवंस हो गए, स्पॉन्जेस हो गए, कोलेंट्रेटा हो गए। और जो आपकी ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर से आप जब पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पर यूरिया के फॉर्म में ये चीज़ बाहर निकल के आ रही होती है। अब देखो, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ पेयर ऑफ किडनी, यानी कि जो आपका ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम है, यहाँ पर आपको पेयर ऑफ किडनी जो है वो नज़र आती है। पेयर ऑफ किडनी क्या करती है, अच्छा, किडनी का जो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो ये कौन सा है, ये नेफ्रॉन है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। फिर आप देखोगे कि ह्यूमन किडनी आर द मेजर रेस्पिरेटरी ऑर्गन, दे आर रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड स्ट्रक्चर, 10 से 12 सेंटीमीटर की लेंथ होती है, 5 से 7 मीटर की इसकी चौड़ाई होती है, 2 से 3 किलोमीटर की किलोमीटर बता रहा हूँ, 2 से 3 सेंटीमीटर की इसकी थिकनेस होती है। ये एवरेज इसका जो वेट होता है वो 120 से 170 ग्राम होता है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब आगे पढ़ते हैं हम, जिसका नाम होता है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। देखो, ह्यूमन नर्वस सिस्टम जब आप पढ़ोगे तो आपको पता लगता है कि जो आपकी न्यूरॉन्स है ना, ये क्या करती हैं, आपके लिए काम करती हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। अब जो ये नर्वस सिस्टम है कंसिस्ट होता है, एक होता है सीएनएस और एक होता है पीएनएस। जो आपका सीएनएस होता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और जो पीएनएस होता है उसको हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है कि ऑटोमेटिक जो आपकी नर्वस सिस्टम है वो आपके इंफॉर्मेशन को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक क्या करती हैं, ट्रांसफॉर्म करती हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे कि जो आपका सीएनएस होता है, तो सीएनएस किसका किसका बना होता है, तो सीएनएस के अंदर आपको ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये सब चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। ब्रेन के 3 हिस्से होते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि जो फोर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है और हिंड ब्रेन होता है, इनके काम भी होते हैं। जैसे जो फोर ब्रेन है ये आपके मेमोरी में काम करता है, जो आपके हिंड ब्रेन है ये आपको सीधे चलने में हेल्प करता है, और जो मिड ब्रेन है वो क्या करता है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को आपस में जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो जैसे आप कभी कभी देखो जब साइकिल सीधा चला पाते हो, एग्जाम्पल देगा कि साइकिल आप सीधा चला पाते हो किस ब्रेन की वजह से, तो हिंड ब्रेन की वजह से। आप पढ़ा हुआ चीज याद कर पाते हो किस ब्रेन की वजह से, तो फोर ब्रेन की वजह से। ठीक है, तो ये चीज आप याद कर लेंगे। और सीएनएस का पार्ट क्या है, तो जो ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, ये हमारे पार्ट होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। बाकी जो आपका पीएनएस है, इसको छोड़ के बाकी जितने भी हैं वो सब पीएनएस के पार्ट होते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में। देखो, जो आपका फूड एंड न्यूट्रिशन है ये क्या कहता है, तो फूड के बारे में अगर हम बात करें तो मेन कंपोनेंट ऑफ फूड आर कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन एंड वाटर। यानी कि आप खाना जब खाते हो तो खाने के रूप में आप क्या ग्रहण करते हो, क्या आपको चाहिए खाने में, तो खाने में आपको हमेशा कार्बन डाइहाइड्रेट चाहिए, मतलब कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, विटामिन चाहिए एंड वाटर चाहिए। इसके अलावा कुछ और चाहिए क्या, नहीं चाहिए ना। अब जो भी खाओ उसके अंदर आपको यही चीज़ मिलने वाली है। फिर आप देखोगे अ डाइट इन विच द ऑल न्यूट्रिएंट्स आर इन प्रॉपर प्रोपोर्शन इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड डाइट। तो ये तो आपको पता ही है, आई होप बताने की भी नीड ना हो। अब देखो, फोटोसिंथेसिस के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि आखिर ये फोटोसिंथेसिस है क्या। तो फोटोसिंथेसिस जो होता है ये क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। जो आपका नीला रंग पत्तों का दिखता है तो वो क्लोरोफिल की वजह से दिखता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो सनलाइट होती है उसका, जो आपका वाटर होता है वो, और कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो, जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो प्लांट के लिए वो खाना जनरेट कर पाते हैं, जिससे कि प्लांट अपने आप के लिए खाना बना पाता है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और ये कैसा प्रोसेस है, तो ये अनबायोटिक प्रोसेस है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। यानी कि इसके अंदर आप किसी का नुकसान नहीं करते, मतलब बिना किसी बायोटिक चीज़ के हो जाती है। अब यहाँ पर एक चीज़ हम पढ़ने वाले हैं, और वो चीज़ हमारी क्या होती है, कुछ हमारे ऐसे विटामिन होते हैं जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं। और मैं ये चीज़ को पढ़ा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए हमें ये पढ़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है।
तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कुछ फैट सोल्यूबल विटामिन की, देन उसके बाद हम पढ़ेंगे वाटर सोल्यूबल विटामिन की। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जैसे विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन के है। तो ये विटामिन कैसे हैं? तो विटामिन ए हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन ई हो गया, विटामिन के हो गया, ये सारे के सारे केवल और केवल फैट में सोल्यूबल होते हैं, मतलब फैट के अंदर ये घुलनशील होते हैं। तो याद कैसे रखोगे? तो ए डी ई के ऐसे आप याद रख लेंगे, आई होप ऐसे याद हो जाएगा। तो ए डी ई के ये जो हमारे हैं ये सारे के सारे आपके फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। विटामिन बी, विटामिन सी जो है आपका है, और विटामिन बी और विटामिन सी ये आपके वाटर सोल्यूबल विटामिन है। तो विटामिन बी और विटामिन सी ये आपके वाटर सोल्यूबल है, और जो आपके ए डी ई के हैं ये आपके फैट सोल्यूबल है। अब पढ़ लेते हैं कि किन से क्या क्या होता है, किन के कमी से। तो अगर आपको यहाँ पे दिख पा रहा हो, नहीं दिख पा रहा तो मैं बता देता हूँ कि विटामिन ए का नाम जो है वो रेटिनॉल है। ये आपके फिश के ये आपको कहाँ मिलता है? तो फिश में मिलता है, लीवर के ऑयल में मिलता है, एंड ऐसी जगहों पर आपको ये मिलता है। इसके फंक्शन क्या होती है भैया? इसका फंक्शन ये होता है, इसका फंक्शन आप छोड़ दो, इसको ये याद रखो कि इसके डिफिशियंसी से रोग कौन होता है। तो दो चीज़ हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि विटामिन का नाम क्या है और ये मिलते कहाँ पे हैं, और इसके डिफिशियंसी से रोग कौन सा होता है। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो इनके रोग से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो विटामिन ए है इसके रोग से कौन सा बीमारी होती है। तो विटामिन ए के वजह से आपकी ड्राई स्किन होती है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है, ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, जिसे आप रतौंधी भी कहते हो। विटामिन डी जिसका साइंटिफिक नेम जो होता है वो होता है कैल्सीफेरॉल, जो कि आपको अंडे या फिर अंडे की जर्दी हो गई, बटर हो गया, वहाँ पर ये चीज़ आपको मिलती है। और इसके वजह से क्या होता है कि आपको रिकेट्स रोग हो जाता है, मतलब कि आपको सूखा रोग जिसको बोल सकते हो, जिसके अंदर आपकी बोन जो होती हैं वो बेंड हो जाती हैं। तो ऐसी बीमारी आपको हो जाती है जब आपको विटामिन डी की कमी होती है। तो फिर आता है विटामिन ई। जब विटामिन ई की कमी से आपको कौन सा रोग होता है? तो माइल्ड अनेमिया होता है, मतलब आपको खून की कमी हो जाएगी बट थोड़ी सी, और डिफिशियंसी रेयर इन ह्यूमन, ये डिफिशियंसी आपको बहुत ही रेयर मिलती है ह्यूमन के अंदर, विटामिन ई वाले। विटामिन के की कमी से कौन सी रोग होती है? तो भैया आपका ब्लड का जो क्लॉटिंग है वो नहीं होगा, और यहाँ से क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू में खूब सारे पूछे गए हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, क्या किसी चीज़ें खा सकते हो ताकि आपकी ब्लड की क्लॉटिंग सही हो जाए। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना कि जो फ्रेश एंड डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, मतलब हरी सब्जियाँ खाओ। जब आप खाओगे तो इससे आपकी जो ब्लड क्लॉटिंग है वो बहुत अच्छे से होगी, और विटामिन के जो है वो आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। अब देखो वाटर सोल्यूबल विटामिन की हम बात करते हैं, तो इसके अंदर जो हमारा विटामिन बी है ये हमारा वाटर सोल्यूबल है, और विटामिन सी जो है ये भी हमारा वाटर सोल्यूबल है। यहाँ पर मैं आपको अलग से एक चार्ट दे दूंगा जिसके अंदर आपको सारी चीज़ें सही से लिखी हुई हो, और वो चीज़ें आपको नजर आए कि विटामिन बी और विटामिन सी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या नहीं है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो कि विटामिन बी की कमी से जो B1 है उसकी कमी से बेरी बेरी होता है, B2 की कमी से आपके क्रैक्ड स्किन होते हैं या ब्लड विजन हो जाता है, विटामिन बी3 की वजह से आपको पेलेग्रा हो जाता है, विटामिन बी5 की वजह से आपको पेलेग्रा होता है, या फिर आपको डायरिया हो जाता है, विटामिन बी6 की वजह से स्किन प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, और विटामिन 10 की वजह से जो कि फॉलिक एसिड होता है इसकी वजह से आपको एनीमिया यानी कि खून की कमी हो जाती है, और ये प्रेगनेंसी के समय बहुत ज़्यादा होती है। तो आप देखोगे कि जो फॉलिक एसिड की दवाई होती है ये प्रेग्नेंट औरतों को काफ़ी ज़्यादा दी जाती है खाने के लिए। तो ये विटामिन 10 जो वाला है ये भी आई होप आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। विटामिन बी12 जो है यहाँ से आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर भी अनीमिया की कमी से ये चीज़ होती है, और इसके लिए भी आप दवाई ये देते हो। अब आगे पढ़ते हैं, कुछ हम वायरल डिसीज़ को पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ बैक्टीरियल डिसीज़ को। देखो कुछ वायरल डिसीज़ और बैक्टीरियल डिसीज़ जो है ना, इनका मैं आपको एक चार्ट दे दूंगा, उस चार्ट को पढ़ करके आप इन सारी चीज़ों को याद कर सकते हैं। बट यहाँ पर कुछ मेन जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आपको मैं याद करने का तरीका बताता हूँ। कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं ना जब आप अपने आसपास घर पे या फिर किसी हॉस्पिटल में नोटिस करते हो, जिसके लिए आप क्या करते हो, जिसके लिए आप भगवान की पूजा करते हो, आपको पता होता है कि इसकी दवाई वगैरह कुछ है नहीं, तो वो सब चीज़ें कैसी होती हैं? वो सारी चीज़ें आपकी होती हैं वायरल डिसीज़, वायरस से होती है, क्योंकि वायरस के लिए ना कोई चीज़ नहीं बनी, कोई दवाई नहीं बनी, ठीक है। तो वो क्या होता है कि आपके इम्यून सिस्टम से ही खत्म होता है, आपकी इम्यूनिटी अच्छी करके ही खत्म होता है। जैसे कोरोना वायरस था तो उसके अंदर हमने वैक्सीन लगवाए। वैक्सीन क्यों लगवाए? क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम सही हो जाए। वो कोई ऐसा नहीं था कि वो लगाने से वायरस खत्म हो जाएगा, बल्कि हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाएगा, जो कि लड़ेगा और लड़ करके अंदर उसे खत्म कर देगा। तो इसीलिए जो वायरल डिसीज़ है उनको आप पढ़ते हो तो सबसे पहले आता है एड्स।
जो आपकी एड्स है ये क्या होती है, ये आपकी वायरल डिसीज़ होती है। इसका सिम्टम ये है कि आपका जो वेट है वो लॉस हो जाएगा, आपको कफ पड़ोगे तो अच्छा इससे क्या होता है कि आपसे जो बॉडी अफेक्ट होती है तो इससे आपका इम्यून सिस्टम जो है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होता है जब आपको एड्स हो जाता है। फिर आप स्मॉल पॉक्स को देख लो, पोलियो को देख लो, रेबीज़ को देख लो, तो यहाँ पर भी आपको सारी चीज़ें नज़र आएंगी। जो आपका पोलियो होता है इसके अंदर आपका स्पाइनल कॉर्ड जो है ये क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड हो जाता है। एंड जब इसके बाद आप आगे पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि जो डेंगू होता है ये भी हमारा कैसा है, वायरल है। ये इसकी ना मैं लिस्ट दे दूंगा, वहाँ पर ना बहुत अच्छे से ये लिखा होगा, उसको आप याद करोगे तो काफ़ी अच्छे से समझ में आ भी जाएगा। फिर ऐसे ही हमारी बैक्टीरियल डिसीज़ होती हैं, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी हो गया, ऐसे टाइफाइड हो गया, टिटनेस हो गया, कोलेरा हो गया, डिप्थीरिया हो गया, प्लेग हो गया। अब ये सब ऐसी बीमारियां हैं ना, जैसे मान लो आपको थायराइड हो गई तो आप दवाई कराने जाते हो, आपको टिटनेस का इंजेक्शन लगता है, आपको कोलेरा का इंजेक्शन लगता होगा, डिप्थीरिया का इंजेक्शन लगता होगा। यानी कि ये ऐसे बीमारियां हैं जिनके लिए दवाइयां उपलब्ध हैं। तो ये सारी बीमारियां हमारी बैक्टीरिया की वजह से भी होती हैं। बहुत सारी और भी बीमारियां होती हैं जो हम पढ़ेंगे, उनके जब लिस्ट में आपको दूंगा तो वहां पर सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। कुछ बीमारियां हमारे फंगल्स की वजह से होती हैं, जैसे कि आप यहाँ पर एस्क्राइब्स देख लो, रिंग वॉर्म देख लो, तो ये क्यों होती है, ये फंगल डिसीज़ है। ठीक है, ऐसे ही आप देखोगे तो कुछ प्रोटोजोआ की वजह से होती है, जैसे कि प्रोटोजोआ की वजह से काला आजार होता है, स्लीपिंग सिकनेस होती है। जो ट्रिप्नोसोमा वायरस है, वायरस बता रहा हूँ, प्रोटोजोवन से उसके वजह से होता है। काला आजार जो है वो लिस्मीनिया की वजह से होता है। तो इसको मैं अच्छे से जब आपको नोट्स बना के दूंगा ना, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखी होंगी, और जब ये सारी चीज़ें लिखी होंगी आप याद करोगे तो आप इन्हें अच्छे से याद कर सकते हो। अब हम देखते हैं जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है कि बायोलॉजिकल साइंस लिस्ट ऑफ इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, मतलब किसने क्या क्या डिस्कवरी करी है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको पता लगेगा कि जो विटामिन है ना, इसकी डिस्कवरी किसने करी, तो हॉकिंग्स ने करी है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, इनको जब पढ़ोगे याद करोगे तो ये समझ में भी आएंगे अच्छे से। ऐसे जो एंटीजन है इसका आविष्कार किसने किया था, लैंडस्टेयर ने किया था। डीएनए का किसने किया था, तो वाटसन ने किया था। होम्योपैथी का किसने किया था, तो सैमुअल ने किया था। इंसुलिन का किसने किया था, इंसुलिन का किया था फ्रेडरिक बैटिंग ने किया था। फिर आती है पोलियो वैक्सीन, इसको किसने बनाया था भैया, पोलियो की वैक्सीन जेई साक ने बनाया था। टीबी की किसने बनाई थी, रॉबर्ट कोच ने बनाई थी। अब ये सारी चीज़ें ना मैं आपको एक जगह दे दूंगा ताकि आपको याद हो जाए। आपको भी पता है ये सारी चीज़ें मैं कितना भी बोल दूं आपको तब तक याद नहीं होगा जब तक कि आप पढ़ोगे नहीं। और ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ ली जाती है। जैसे आपसे पूछ लेगा कि जो कैंसर है उसकी जो दवाई है वो किसने बनाई है, तो कैंसर का बनाया था किसने, रॉबर्ट विल्बोर्ड ने। ऐसे जो सेल की डिस्कवरी है किसने करी थी, तो रॉबर्ट हुके ने करी थी। ऐसे आपसे पूछ लेगा कि जो कोलेरा बैक्टीरिया है इसकी डिस्कवरी किसने करी, तो इसकी करी थी रॉबर्ट कोच ने। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाएगा, एचआईवी के बारे में पूछ लिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें जब आपसे पूछी जाएंगी आप याद करेंगे तो आपको समझ में आएगी। बट हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि इनका मैं लिस्ट आपको दे दूँ ताकि आप पढ़ लें और ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाए। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन आपके होते हैं रिगार्डिंग द बायोलॉजी आप पूछ भी सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन जो आपको नया मिलता है, आपको समझ नहीं आता, वो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी आप स्टिक रहें। आपको मैंने बोला है कि आपको साइंस की पीडीएफ अच्छी दूंगा जिसके अंदर बहुत सारे फैक्ट होंगे, बहुत सारे वन लाइनर क्वेश्चन होंगे जिसको कि याद करके आपका जो एग्जाम है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा।